जय हिंद सभी को बेटा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि कल आप लोग का पेपर है तो वीडियोज़ मैं बहुत छोटे छोटे से ही बनाऊंगा और कुछ एक टॉपिक और बचे हैं जिनको मैं शेयर करते हुए आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर करूंगा कि शायद एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। गुप्त जो साम्राज्य है उसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भारतीय इतिहास का, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए आर्ट साइंस लिटरेचर और संस्कृति के रूप का जो डेवलपमेंट इस गुप्त काल में हुआ वो फिर पहले कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो ये आप देखिए इस दौरान जो है न केवल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था यानी भू राजस्व प्रणाली थी, ये भी बहुत स्ट्रांग थी। इसीलिए अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। जन्म यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। राज्यारोहण, लिच्छवी वंश की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। साम्राज्य का विस्तार, अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे समुद्रगुप्त के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त, अब यहाँ पर आप देखोगे कि समुद्रगुप्त का राज्यारोहण कब हुआ, उनका दिग्विजय अभियान कब शुरू हुआ। और प्रयाग प्रशस्ति में देखिए समुद्रगुप्त का जो विस्तार था शासन का, समुद्रगुप्त का तो बहुत मेजर था। उनका साहित्य में क्या योगदान रहा। देखिए कला और साहित्य का महान संरक्षक कविराज और लिच्छवी दोहित्र की उपाधि से सम्मानित थे ये। तो समुद्रगुप्त का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद गुप्त प्रशासन की विशेषताएं, देखिए ये है इम्पोर्टेंट चीज़। आप ऊपर की चीज़ें लिख देना लेकिन उसके बाद ये ज़रूर आपको याद करना है कि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था ये किस प्रकार की थी। सम्राट सर्वोच्च हुआ करता था, मंत्री परिषद होती थी, भुक्ति, विषय और ग्राम प्रशासन हुआ करता था। ग्राम पंचायतों से लेकर राज दरबार तक हुआ करते थे। स्थायी सेना होती थी, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना होती थी। प्रशासनिक इकाइयों की यदि हम लोग बात करेंगे तो मेनली जो है यहाँ पर 5 यूनिट्स का उल्लेख होता है जहाँ देश के ऊपर बात की गई। फिर भुक्ति यहाँ प्रांत को कहा गया है, और जिला विषय को कहा गया है, अधिकरण जो है विभाग को कहा गया है, और ग्राम जो है जिन्हें ग्रामिक भी कहा गया है वो सबसे छोटी इकाई है। भू राजस्व प्रणाली यदि हम गुप्त काल की बात करें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो भूमि का वर्गीकरण किया गया, राजस्व का निर्धारण किया गया, राजस्व के संग्रह की बात की गई, जो अभिलेख है उनका एक प्रकार से रख रखाव किया गया अच्छे से। न्याय व्यवस्था आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, न्यायिक संरचना की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी इस दरमियान। सैन्य व्यवस्था में मैंने आपको कहा था कि चारों प्रकार की सेना थी, जिसमें पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी भी थे और रथ भी शामिल थे। तो सैन्य व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। आप ये दिए गए डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। यदि गुप्त काल की हम देखिए जिस भी आप शासन की बात करोगे उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन 4 पॉइंटों के भीतर आपको उनका वर्णन करना है, वो याद करना है आपको, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। चावल, गेहूँ जैसी फसलें हुआ करती थी। सिंचाई के लिए कुएं और तालाबों और नहरों का प्रयोग किया गया था। व्यापार और वाणिज्य की हम लोग बात करें तो देखिए सिल्क रूट तभी भी था, और पूर्वी अफ्रीका, एशिया, चीन में व्यापार होता था। उज्जैन, तक्षशिला, प्रयाग, पाटलिपुत्र जैसे जो क्षेत्र थे वो हमारे बहुत प्रमुख केंद्रों के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, जो व्यापारिक संगठन थे उनको श्रेणी के नाम से जाना जाता था। सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे और चांदी के सिक्के रूपक। तो ये भी आप लोग देखना। और जो चांदी तांबे के सिक्के थे वो काकनी कहलाते थे। सांस्कृतिक जो था वो उत्कर्ष पे था। इसीलिए गुप्त काल को देखिए, आप देखोगे कि सैन्य व्यवस्था अच्छी थी, आप देखोगे राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी, आप देखोगे कि आर्थिक प्रणाली अच्छी थी, संस्कृति के मामले में तो ये बहुत आगे निकल गया एक्चुअली गुप्त काल जो था। जहाँ आप देखोगे शिक्षा और साहित्य है, कला और वास्तुकला है, और साइंस और टेक है। तो यहाँ आप देखोगे कि शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी। विद्वानों में आप देखोगे कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक जैसे विद्वान थे। और उन्होंने, आप ये देखोगे ना कि कितनी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो लिखे। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मुद्रा राक्षस, मृज कटिकम, तो इस तरीके के ग्रंथों को इन्होंने लिखा। मथुरा और सारनाथ की शैली की मूर्ति कलाओं का विकास हुआ। अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकला की बात हुई।
तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आप देखोगे आर्यभट्ट और बारेमीर जैसे एस्ट्रोफिजिक्स के विद्वान हुए, मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने शून्य की अवधारणा की। चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। तो अच्छा, इनका पतन क्यों हुआ? देखिए, ये हमेशा से ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि पतन क्यों हुआ। देखिए, एक तो आंतरिक संघर्ष था और हूणों ने आक्रमण किया इस दरमियान। उसकी वजह से जो है ये वीक हुए। इनकी जो सांस्कृतिक विरासत थी वो कमज़ोर होने लगी और जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे विघटित होने लगा। और इस वजह से जो है गुप्त ये काल था वो धीरे धीरे एक प्रकार से पतन की तरफ चला गया, गुप्त साम्राज्य। तो ये आप लोग इस इतना सा लिखोगे तो मेरे सामने काफ़ी बढ़िया अपने आप में आंसर बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि निष्कर्ष में आप लोग लिख देना कि ये गोल्डन एज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है इसको। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक बेटा।